नमस्कार मित्रों। ई गैरसैंण के मन की बात उत्तराखंड के घटनाक्रमों पर आपको कुछ न कुछ विशेष बातें बताता है, जो कि राजनीति हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, धार्मिक हो, अनेक चीज़ें उन पर जो है काफ़ी लोगों की सहभागिता करता है। अभी आपको पता है एक बहुचर्चित जो हल्द्वानी में बनफूलपुरा में जो है ये दंगा ही बोल सकते हैं, तो उसके बारे में काफ़ी चर्चा का विषय सोशल मीडिया है, दूसरे मीडिया है, उस पर काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। यहाँ तक कि विदेशों में भी विदेशी मीडिया भी इसको कवरेज देना शुरू कर दिया है। उसमें अल जजीरा भी शामिल है। क्या है कि अवैध रूप से कब्जा कर बनाए गए मदरसे और धार्मिक स्थल तोड़ने के दौरान जो है ना, बनफूलपुरा में भारी बवाल मच गया था। कल 6 लोग मारे गए, धारा 144 लग गई और नगर निगम और पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से गुस्साई भीड़ ने जमकर पथराव और आगजनी कर बनफूलपुरा थाना में भी आग लगा दी। थाना अध्यक्ष को भी नहीं छोड़ा। इस दौरान पुलिस फायरिंग में बनफूला क्षेत्र के जिस प्रकार 6 लोगों की मौत हुई, इसके लिए जवाबदार कौन है? जब डिबेट होता है तो एक राजनीति शुरू हो जाती है, एक पार्टी दूसरे को, दूसरी पार्टी तीसरे को। हकीकत जो जड़ है वहाँ कोई नहीं जाता है। राजनीति तो होते आई है इन पर। जो रोहिंग्या बांग्लादेशी बसाए गए हैं हल्द्वानी में, और आज से नहीं, जब उत्तर प्रदेश अविभाजित था तब से उनके आधार कार्ड इत्यादि डॉक्यूमेंटेशन मुलायम सिंह यादव और उसके बाद उसके पुत्र अखिलेश यादव कांग्रेस की जो जनप्रतिनिधि थे, या उत्तराखंड में जो समकालीन मुख्यमंत्री थे जो बोलते कि जो उत्तराखंड हमारी लाश पर बनेगा, उनके भी चेले चपाटे बहुत थे। उन्होंने उनको प्रश्रय दिया। इन्होंने जो है हल्द्वानी में बसाया, भविष्य में हमको वोट बैंक का काम करेंगे। हम इंदिरा हृदय जी का नाम नहीं ले रहे हैं, न नारायण दत्त तिवारी जी का नाम ले रहे हैं, न हरीश रावत जी का नाम ले रहे हैं। उनकी तरह और बहुत सारे थे जिन्होंने कि इनको रखा, पाला पोसा, वोट बैंक बनाने का अपना एक खेती बाड़ी की। लेकिन यह कांटे की खेती उत्तराखंड के लिए ठीक नहीं रही। जो एक प्रकार से बांग्लादेश से या म्यांमार से आए थे आतंकवादी सोच के, उनको स्पष्ट रूप से भारतीय बताया गया, ये भारत के हैं। उनके डॉक्यूमेंट तैयार कर दिए क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं था। और समकालीन जो भी वामपंथी सोच के थे या सेकुलर प्रजाति के लोग थे, तत्व थे, उन्होंने भी इसका साथ दिया। इसकी जड़ें बहुत गहरी है। इसकी जड़ें चीन तक पहुंचती हैं, जहाँ की शिनजांग प्रांत में चीन ने पूरी मस्जिदें तोड़ के टॉयलेट बना दिया है। वह मुसलमानों को बिल्कुल सहन नहीं करता चीन में, और मुसलमान देशों में वामपंथियों को सहन नहीं किया जाता है। मतलब कहने का यह है कि जहाँ वामपंथ है वहाँ इस्लाम नहीं, और जहाँ इस्लाम है वहाँ वामपंथ नहीं। पर लेकिन भारत में ये दोनों हैं और दोनों मिलकर काम करते हैं। ये खास बात है। डिबेट हो रहे हैं, चर्चाएं हो रही हैं, सोशल मीडिया में अपने एंगल से सब देख रहे हैं, पर लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत यह है कि यहाँ पर आईएसआई के स्लीपर सेल आज से नहीं, बहुत दिनों से इस काम के लिए मुल्ला मौलवियों को ट्रेनिंग दे रहे थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। मैंने खुल्लम खुल्ला लिखा है, और जो मेरे लेखों को पढ़ते रहा सोशल मीडिया में, उनको पता है कि नेपाल से क्या कनेक्शन है जिहादियों के, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से क्या कनेक्शन है। उत्तराखंड घिरा हुआ भी 3 दुश्मनों से, चीन है, पश्चिम नेपाल जो कि हमेशा पिथौरागढ़ को आधा अपना बताता है, नेपाल भी, वहाँ वामपंथ जब आता तो उनको ये रोग लग जाता, चीन रोग लगाता उनको। और नीचे जो है उत्तर प्रदेश से जो स्लीपर सेल है आईएसआई के, अभी तो योगी बाबा ने काफ़ी कुछ सुधार दिया है,
यहाँ तक कि आज तौकीर रजा जो बरेली में हंगामा मचा के बैठे थे, उनको भी योगी जी ने खातिरदारी के लिए बुलाया है। शायद उनकी आज खातिरदारी हो रही होगी, बढ़िया सा। तो ये सारे जो मुल्ला मौलवी हों, नेता हैं, सेकुलर प्रजाति के वामपंथी हैं, इनका काम क्या है? एक्सप्लॉइट करना, जनता को शोषण करना। इनको ये कोई नहीं बताता कि अगर चीन या पाकिस्तान बम फेंकेगा ऊपर से, आसमान से, तो वो ये नहीं देखा कि ये मुसलमान का घर है या हिंदू का घर है, ईसाई का घर है या सिख का घर है। वो तो भारत के ऊपर बम फेंकेगा ना। तो चीन तो चाहता कि ऐसी हरकतें हों उत्तराखंड में, ताकि मेरे को वहाँ घुसने के लिए और आसान हो जाए, अराजकता फैले। और आईएसआई और चीन का जो भी पाकिस्तान और चीन की दोस्ती इतनी नज़दीक है कि हिमालय से ऊंची और समुद्र से गहरी है। बशर्ते कि चीनियों को बलूचिस्तान में निशाना बनाया जा रहा है। सीपैक का द एंड हो चुका लगभग। पाकिस्तान भूखा मर रहा, उसके हाथ में कटोरा है, टैंकों में जंग लग गया, जहाज़ों में तेल नहीं है। तो अब जब उसके पास लड़ने के लिए गोला बारूद नहीं है, सारा यूक्रेन को भेज दिया उसने अपना गोला बारूद, कुछ है ही नहीं। उसके जो एटम बम है जिसका वो धौंस दिखाता हमेशा, वो सऊदी अरबिया के पास गिरवी है, सबको पता है। हमारे जैसे छोटे मोटे यूट्यूबर को भी पता है, तो बड़ों को तो पता हो गई। चलो, बात यहाँ तक हल्द्वानी की आ रही थी। हल्द्वानी के लिए बनफूलपुरा में दंगे कैसे हुए? पहले तो ये कहानी बनती है कि जो पिछले वर्ष है ना, हुए मुद्दा उठा था कि यहाँ पर 50,000 की आबादी वाली जो बस्ती है ना, इसको खाली कराना है। हाई कोर्ट ने आदेश दिया था। पुलिस प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के लिए पूरी तैयारी भी कर ली थी। इसी बीच मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और वर्तमान में आज यह विचाराधीन है, अभी भी विचाराधीन है। 50,000 जिन्होंने कि रेलवे की जमीन इसी एरिया में बाके बैठे हुए हैं। पूरे भारत को धत्ता बता करके, संविधान को धत्ता बता करके, कानून को धत्ता बता करके ये लोग आगे आ रखे हैं। तो इसको बोलते गुरिल्ला वारफेयर। इतने लोगों को मोटिवेट करके उनसे जो है जमीन हत्या करके, उसमें भागीदारी किस किस की है? नेताओं की भागीदारी, क्योंकि उनके चुनाव लड़ने के लिए विदेश से पैसा आया था। चीन ने पाकिस्तान को, पाकिस्तान से हवाला का पैसा है। जिस टाइम डिजिटलाइजेशन नहीं था मनी का, कोई हिसाब किताब नहीं था, नोट बोरियों में भर भर के आते थे। तो चुनाव कैसे लड़े हो? इन बस्तियों को बसाना, चुनाव लड़ना, इनके लिए चुनाव लड़ने के लिए पैसा आते थे और बस्तियों को इस तरह से बसाया गया। मैं उनका धन्यवाद करता हूं जो कि इतने साल से बिल्कुल रोज़ चिल्ला रहे हैं सोशल मीडिया में। चाहे वो जो है उत्तराखंड में देवभूमि अभियान के दर्शन भारती जी हों, या कोटद्वार से दीपक बजरंगी भाई हों, यति नरसिम्हा जी के शिष्य हैं जो, वो उन लोग उत्तराखंड के बारे में बोलते रहते हैं कि भाई यहाँ ये हो रहा, पर लेकिन प्रशासन को सुनना चाहिए ना, केंद्र को सुनना चाहिए। मैंने भी लिखा, मैं भी कहीं लिखता रहता हूँ, ई गैरसैंण के माध्यम से मैं भी कई बार लिखता रहता हूँ सोशल मीडिया में इस विषय को, क्यों पश्चिमी उत्तर प्रदेश, चीन, नेपाल, ये जो एंगल है, नेपाल में उस पार भी जो है नेपाल की भूमि में भी मदरसे पनपाए जा रहे हैं और भारत के इलाके में भी मदरसे पनपाए जा रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश बिहार का बॉर्डर हो, चाहे उत्तराखंड का बॉर्डर हो, दोनों तरफ। उधर भी वही हाल है। माओवादी जो आ गए या जो वहाँ पर वामपंथी आ गए नेपाल में, तो उन्होंने इनको और प्रोत्साहित किया। भारत में भी जो सेकुलर प्रजाति की शासन चलता रहा, तो उन्होंने इनको पनपने में योगदान दिया। अब ये इनकी संख्या, घुसपैठ इतनी बढ़ गई है और इनको डायरेक्शन देने वाला, ट्रेनिंग देने वाला, इनको लीडरशिप देने वाला स्लीपर सेल हैं। वो उनको सिस्टमेटिक तरीके से दंगे करवाते हैं। ये लोग नहीं है,
इनमें उतना पत्थर ले जाना, घर में ले जाना, पत्थरबाजी करना, एक सिस्टम, एक ड्रिल है, एक फौज की तरह गुरिल्ला वारफेयर का एक पार्ट है। ये गुरिल्ला वारफेयर कौन करा रहा है? अगर आप शत्रु से नहीं लड़ सकते हो, तुम्हारे पास सक्षम नहीं है, तो गुरिल्ला वारफेयर का इस्तेमाल किया जाता है। कौटिल्य मतलब चाणक्य ने भी इसका प्रयोग किया था, विषकन्या इत्यादि का आपने इतिहास पढ़ा होगा। सिमिलरली शिवाजी ने या जो ऑटोमन शासक थे उन्होंने, या और कई शासक थे, चीन में भी है कि जो गुरिल्ला को बोलता है कि पानी में रहना चाहिए, पानी और मछली का जैसा रिश्ता है उसी तरह गुरिल्ला का और जनता का रिश्ता है, उसको जिस तरह से पानी और रिश्ता बना के रखना पड़ता है, पर लेकिन उद्देश्य उसका अपना होता है। गुरिल्ला वारफेयर का उद्देश्य क्या है कि चीन या पाकिस्तान के बताए हुए कदमों से ये लोग चलते हैं कि उनके दिमाग नहीं होता है, बुद्धि नहीं होती है, तो पीछे बक बक कर रहा है, मोटिवेशन कर रहा है मौलवी जी या जो भी है, पाकिस्तान से ऐड लेता है, इनके बच्चे जो है फॉरेन में, विदेशों में पढ़ रहे हैं और बाकियों के बच्चों के हाथों में पत्थर थमाते हैं। सेम यही चीज़ कश्मीर में हुआ था, यही चीज़ उत्तराखंड में शुरू है। अभी तो कुछ उत्तराखंड में शुरू हुआ है, ये तो झांकी है, हरिद्वार रुड़की आदि अभी बाकी है। अब जहाँ पर कि 30-30%, 32-32% रोहिंग्या बांग्लादेशी बसाए गए हैं। मैं भारत के मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, विदेशी मुसलमान बसाए गए हैं उत्तराखंड में। इसमें कश्मीर में जो रोहिंग्या थे वो भी यहाँ शिफ्ट हुए हैं। अब हल्द्वानी में जो दंगे हो रहे हैं, दंगे होने के बाद धरपकड़ चल रही है, पहाड़ों की तरफ भाग रहे हैं, क्या वहाँ भी फेल हो जाएगी उत्तराखंड की पुलिस? ये नए नए जो घूम रहे हैं टाउन में, कोई कबाड़ी बन करके, कोई फेरी वाला बन करके, क्योंकि अब इनकी पहचान हो रही, इनको पकड़ा जा रहा है, तो पहाड़ में ये भाग जाएंगे तो कौन पकड़ेगा उनको, क्योंकि उनके लिंक है वहाँ पर। इसके लिए उत्तराखंड पुलिस को नई ट्रेनिंग देनी पड़ेगी गुरिल्ला वारफेयर की। ये नहीं है कि भाई तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारी गाड़ी का क्या है, लाइसेंस है या नहीं है, ये चीज़ छोड़ करके जो घुसपैठिए बाहर क्या रहे हैं, पहले उन पर नज़र बांधनी पड़ेगी। नहीं तो पुलिस को इस जो दंगे बन फूलपुरा से उत्तराखंड पुलिस को बहुत बड़ा लेसन मिला है। उत्तराखंड की एलआईयू जितनी है यूनिटें हैं, उनको भी लेसन इसे सीखना पड़ेगा, ये ढिलाई नहीं चलेगी। अब अकेले धामी जी का नाम लेने से काम नहीं होगा, सबको आगे आना पड़ेगा। पुलिस हो, प्रशासन हो, जनता हो, इनको सबको आना पड़ेगा, या वरिष्ठ अधिकारी करेगा। मैडम वंदना सिंह थोड़ी कर पाएगी अकेले, सबको उनका साथ देना पड़ेगा। तब आप जो है उत्तराखंड से अतिक्रमण को हटा पाओगे। और जिस प्रकार से उत्तराखंड की तरफ विदेशियों को सिस्टमेटिक तरीके से एक सोची समझी साजिश के तहत बसाया जा रहा है और दंगे कराए जा रहे हैं, आने वाले समय में दंगे बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। उत्तराखंड के बारे में सोशल मीडिया में किसी बंधु ने वीडियो डाला था कि उत्तराखंड की उम्र 5 साल बची है, दम तोड़ देगा। कारण बाहरी घुसपैठ और यहाँ के राजनेताओं ने जिस प्रकार से, जनरल खंडूड़ी साहब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने कोई सीमा रखी थी भूमि की कि इतने से ज़्यादा नहीं खरीद सकते हो, पर लेकिन कुछ बाद में नेता आए, उन्होंने इसकी लिमिट बढ़ा दी। लिमिट बढ़ाने से क्या हुआ, भूमाफिया घुस गए। भूमाफियों के साथ कौन घुस गए? जो आईएसआई स्लीपर सेल इस चीज़ों को नज़र पर रखते हैं। तो उन्होंने भी भूमि पर पैसा लगाया और भूमि पर पैसा लगा करके फिर उन्होंने अपने लोगों को फंसाना शुरू कर दिया। आज स्थिति आपके सामने स्पष्ट है। 30%, 40% शहरों में हो गए हैं, जो मैदानी शहरों की ओर, चाहे आप उधम सिंह नगर लगाओ, हल्द्वानी, रुड़की, देहरादून, ये जो नीचे और ऊपर के टाउन हैं जो शहर, उनमें भी हो गए। पिथौरागढ़ हो, चाहे बागेश्वर हो, गौचर हो, चाहे पुरोला हो, टेहरी हो, रुद्रप्रयाग हो, गैरसैंण हो, यहाँ चौकुटिया हो, इन जगहों पर आने शुरू हो गए, इनकी स्पीड बढ़ गई है। अब जो दंगे हुए हैं हल्द्वानी में, वहाँ से भी शिफ्टिंग शुरू हो गई है। उत्तराखंड की जो पहाड़ में पुलिस है ना, ठंड में दुबकी हुई है, वो उन गाड़ियों को चेक करे जिनके अंदर की जो बाहर के बंदे क्यों इधर आ रहे हैं।
आधार कार्ड दिखाओ, ये सारी चीज़ें अब सक्रिय होना पड़ेगा। उत्तराखंड पुलिस को बहुत बड़ा लेसन मिला है। यह जड़ें जुड़ी हुई है गुरिल्ला वारफेयर से, जैसे कि मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है बनफूलपुरा हल्द्वानी का बगीचा, एक मलिक जी हैं, उनका बगीचे की पिछले दिल्ली नगर निगम पिछले दिनों में नगर निगम और प्रशासन की टीम अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी। इस दौरान वहाँ अवैध मदरसा और जो नमाज स्थल की जो स्थल जो मिला है, गुरुवार दोपहर 4:15 बजे करीब पुलिस प्रशासन और नगर निगम की टीम बुलडोजर लेकर अतिक्रमण तोड़ने के लिए पहुंची थी। उसके बाद ये कार्रवाई पुलिस के खिलाफ जान बचानी पड़ी, कमरे में छुपना पड़ा, ये सब आप लोग देख रहे थे। ये स्थिति थी। हल्द्वानी बनफूलपुरा का जिस प्रकार से शुक्रवार को आज जो है स्कूल बंद, धारा 144 इत्यादि इत्यादि देखते ही गोली मारना, दंगई को, इसमें कि 6 लोग मारे गए कल तक, और कम से कम 100 पुलिस वाले और 200 और लोग घायल हैं, 300 करीब घायल हैं लोग। तो ये सब मिला करके अच्छी बात नहीं है, एक खुशी की बात नहीं है, ये दुखद बात है। अब इन लोगों को जो है या तो गवर्नमेंट जो है NSA लगाए, जिसको बोलते हैं कि जो रासुका, या UPA लगाए इन पर। तो ये सारी चीज़ें जो है अगर सरकार स्ट्रॉन्ग कदम लेती है, इनको जेल में ठूंसती है, जैसा बोल रही है वैसा करती है, तो शायद कुछ स्थिति काबू में आ जाए। 100 गाड़ियाँ जलाई गई, 300 लोग घायल हैं, 6 मर गए, तो क्या ये कौन सी अच्छी बात है? तो इसको कराया किसने? दुश्मन की तो मंशा पूरी हो गई ना। ये जो भड़के हुए थे, और जिस प्रकार से नेताओं इनकी जो मौलवियों के चक्कर मारे थे, चारों तरफ से पत्थरबाजी हो रही थी, 300 पुलिसकर्मी, हल्द्वानी SDM, तहसीलदार समेत कई लोग घायल हुए। देर रात तक बेस अस्पताल समेत कई निजी अस्पतालों में घायलों को इलाज कराने के लिए भाग रही थी गाड़ियाँ। बनफूलपुरा के मलिक के बगीचे के भी हर तरीके से विरोध करने के लिए सैकड़ों युवा, छोटे बच्चे, महिलाएं तैयार थी। आगे महिलाओं को फ्रंट लाइन में डाल दिया, जैसे कश्मीर में डालते थे विक्टिम कार्ड खेलने के लिए, आगे डालते थे। तो यह कश्मीर बनता हुआ, अभी इसमें कश्मीर बन रहा है, तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हो कि आने वाले समय में राष्ट्रीय राइफल यहाँ पर डिप्लॉय की जाए, आतंकवाद से लड़ने के लिए ऑपरेशन किए जाए, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन किए जाएं? ये सोचना पड़ेगा जनप्रतिनिधियों को। अब हम नहीं, एकाएक हम नहीं बोल सकते हैं कि इसमें जो है विधायिका या न्यायपालिका या कार्यपालिका या जो चौथा स्तंभ है जो पत्रकारिता इत्यादि का, मीडिया का, वे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आंख बंद करना, अतिक्रमण को देकर के आंख बंद करना, दिखाई दे रहा है कि ये सरकारी ज़मीन में जबरन कब्जा करके बैठा हुआ है, तो फिर ऐसी स्थिति में जनप्रतिनिधि हो, मतलब विधायिका वाला हो या और अधिकारी हो, कार्यपालिका वाला हो, न्यायपालिका भी, या जो मीडिया वाला है, मुंह बंद करके चुप क्यों है? तुम आगे आओ, क्योंकि देश के लिए अगर तुम्हें देश प्यारा है और ये ऐसी स्थिति ना हो, कल इस पत्थरबाजी में, ऐसी चीज़ों में किसी को भी लग सकती है, किसी का भी परिवार चपेटे में आ सकता है। तो ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए और अपनी ड्यूटी प्रॉपर करनी चाहिए हर आदमी को। अगर ऐसा होए तो इससे जो है, अकेले उत्तराखंड नहीं है, वो हर यहाँ पर भी, कश्मीर में भी ऐसा हुआ। कश्मीर की कहानी भी तो ऐसी है।
अभी हिंसा की आशंका से क्या होता है कि यातायात ठप हो जाता है और कई काम रुक जाते हैं, एग्ज़ाम बंद हो जाते हैं, कई लाखों करोड़ों रुपया का नुकसान होता है, इंडिविजुअल को भी सरकार को भी। तो ये सारी चीज़ें, पुलिस को घायल होना, अब पुलिस को भी एक लेसन मिल गया है। जिस तरह से पुलिस अपना ढीला रवैया में रहती थी, वो थोड़ा उनको भी सीखने को मिला है, प्रशासनिक अधिकारियों को भी सीखने को मिला है। अभी जिन लोगों को इफेक्टेड हुए, जो लोग, हमें दुख है कि पुलिस वाले घायल हुए, प्रशासनिक अधिकारी घायल हुए, तो उन लोगों को घायल होना, उन लोगों का, वो भी एक आने वाले समय में, जो एक तो ये ट्रेलर है, तो यहाँ तो इतना अतिक्रमण है कि ये तो शुरुआत थी कि जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कम से कम हाथ तो डाला इसमें। ये सांप बिच्छुओं के बिलों में हाथ डालने की हिम्मत की। अब ये तो शुरुआत है, ये तो ऊंट के मुंह में जीरा है। उत्तराखंड का जितना तराई वाला क्षेत्र है, बांग्लादेशी रोहिंग्याओं ने काबू कर रखा है। इनको भारत की नागरिकता देने के लिए हमारा जो है डिफेक्टिव सिस्टम है, जो भारत का, पूरे देश का, उत्तर प्रदेश से इनके आधार कार्ड वगैरह बन करके शिफ्ट हुए, इन्होंने ज़मीनें खरीद ली, जो कानूनों का नाजायज़ फायदा उठाया, ये सारी क्रियाएं हुई। मैं यहाँ पर कर रहा था कि ये गुरिल्ला वारफेयर भी इसमें इन्वॉल्व है। गुरिल्ला वारफेयर ये था प्रोपेगेंडा, पहले प्रोपेगेंडा करना है, फिर सबर्जन करना है पब्लिक को, भाईचारा इत्यादि इत्यादि, हम एक ही हैं, गंगा जमुनी तहजीब, गरीब आदमी है, विक्टिम कार्ड खेलना, प्रोपेगेंडा करना, जो अच्छा काम कर रहा है उसके खिलाफ बोलना। उसके बाद माहौल आ जाए तो फिर जिसको बोलते हैं प्रोपेगेंडा, सबर्जन, सबर्टेशन तोड़फोड़, फिर तोड़फोड़ करना। ये तो उनके सिद्धांत, बेसिक सिद्धांत है। और गुरिल्ला वारफेयर का हिस्ट्री चाणक्य के इतिहास से लेकर और यहाँ तक कि रामायण काल में भी, महाभारत काल में भी आपको गुरिल्ला वारफेयर के उदाहरण मिल जाएंगे। मरीच नकली भेष बन के आया था, हिरण बन के आया था, उसी तरह सुपर्णखा है, या दूसरे हैं रूप बदली करके बहुरूपी। गुरिल्ला युद्ध का ऐसा प्रकार जिससे लड़ाई प्रत्यक्ष रूप से न करके परोक्ष रूप से की जाती है, कहने का मतलब ये है। और ये सब चल रहा है यहाँ पे, परोक्ष रूप से युद्ध भारत से लड़ रहे हैं। इसमें पाकिस्तान का हाथ है, उसके आईएसआई स्लीपर हैं, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तराई में सक्रिय है। इस युद्ध की सबसे सफल रणनीति असावधान शत्रु पर प्रहार कर छुप जाने की होती है। असावधान क्यों है? क्योंकि यहाँ के प्रशासनिक जो है या पुलिस वाले, वो बोलते हैं चल यार, चल रहा है, कुछ मिल ही रहा है ना, अब कोई शांति है, कुछ नहीं करना हमें, मस्त रहो, खा पियो, ऐश करो। लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक उनकी टेबल के नीचे सांप आ चुके हैं। क्या होता है कि नियमित युद्ध में सेनाओं में जंग आमने सामने की होती है। यदि दोनों पक्ष बराबर के हों तो क्षति भी बराबर की होती है, और यदि एक पक्ष ज़्यादा मजबूत हो तो कमज़ोर की हानि ज़्यादा होती है। परंतु गुरिल्ला युद्ध की बात कुछ अलग है। इसमें दुर्बल पक्ष अपने कई गुना सबल पक्ष को हानि पहुंचा सकता है। ये सारी क्रिया चल रही है। और तौकीर रजा जो बरेली में योगी पुलिस ने अरेस्ट किए हैं आज, वो भी इसी का एक भाग है। अगर इतिहास में देखें तो पाएंगे कि अनेक देशों के क्रांतिकारियों ने गुरिल्ला युद्ध की तकनीक से कई सामर्थ्यवान साम्राज्यों को चुनौती दी थी, शक्तिशाली सेनाओं को परास्त किया था और उन्हें वापस लौटने के लिए मजबूर किया था। क्या यही तो नहीं चल रहा कुछ कि कोई सब रास्ते बंद कर दिए तो इस रास्ते से चलो और बहाने ढूंढो, और उसके लिए इनके पास, आईएसआई के पास, पाकिस्तान के पास जो गोटे हैं, उसमें नेता भी हैं, धार्मिक नेता भी हैं, और कई जो है छुपे हुए जिनको इन्होंने पहले से डाला हुआ है प्रशासनिक सेवाओं में, जो पकड़े नहीं जाते हैं। इस तरह की समस्या भी है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत को छकाने के लिए, भारत को कमज़ोर करने के लिए यह सब क्रिया चल रही है। गुरिल्ला युद्ध अनियमित और विधि विरुद्ध वाला युद्ध है।
जिसके कोई फायदे, कोई कायदे कानून बिल्कुल नहीं होते इसके। इस युद्ध में कोई भी तरीका निषिद्ध नहीं है, सब फेयर है। पाठकों को जो हमारे पास सुनने वाले हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि भगवान राम की सेना ने रावण की शक्ति सेना को गुरिल्ला युद्ध लड़कर ही परास्त किया था। आप रामायण से भी सीख सकते हो। जो रामायण पढ़ते हैं, रामायण के पढ़ने वाले हैं, तो उनको, उन पाठकों को स्मरण करना चाहिए कि वहाँ पर भी तो गुरिल्ला वारफेयर था। महाभारत युद्ध में भी इसके उदाहरण आपको मिल जाएंगे, जैसे कि लक्ष्य ग्रह इत्यादि इत्यादि, ये सारा जिक्र आता है। तो ये जो है हमारे प्राचीन ग्रंथों में आज का नहीं है। आधुनिक काल में भारत में सर्वप्रथम इस विधा का प्रयोग छत्रपति शिवाजी ने किया था, आधुनिक भारत में। उससे पहले चाणक्य ने, शिवाजी ने मुगलों के खिलाफ इसको किया था। गुरिल्ला छापामार अदृश्य सेना की तरह होती थी, जिन पर वार करना, अंधेरे में तीर चलाना, जैसे पत्थरबाजी है। 17वीं शताब्दी में शिवाजी ने अपने नगण्य सी सेना को लेकर बीजापुर सल्तनत और कुतुब शाही साम्राज्य की बहती फौज को भारी नुकसान पहुंचाया था। क्या ये जो जिहादी है, इनको पाकिस्तान ISI के स्लीपर सेलों के माध्यम से इकट्ठा करके भारत को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। इन पर तुरंत अंकुश लगाने की आवश्यकता है और यह सोचना पड़ेगा, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और ये जितने भी जो हैं मीडिया वाले हैं, चौथा स्तंभ है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो और चाहे गपशप मीडिया हो, इनको ये बताना पड़ेगा कि भाई इन पर नज़र रखो, ये क्या कर रहे हैं, पत्थर किसने इकट्ठे किए, कब किए, और ऐसी जगह पर पत्थर मिले जिस इलाके में दूर दूर तक पत्थर नहीं है। ये भी तो सोचने वाली बात है। इन पर नज़र कौन रखेगा? ये नहीं कि एक बार नौकरी मिल गई तो उसके बाद बोलो जी अभी तो मज़े है, मज़े मज़े हैं और हम देख लेंगे। चीन में भी यही हुआ था। माओ ने लेनिन के मार्ग को चीन के संदर्भ में थोड़ा फेर बदल किया था, थोड़ा बहुत। माओ के अनुसार गुरिल्ला युद्ध के सैनिक आम जनता के बीच उसी तरह रहते हैं जिस तरह समुद्र में मछलियां रहती हैं। पानी मछलियां को जीवन के साथ रहने, खाने और विचरने के लिए जगह देता, उसी तरह गुरिल्ला छापामारों को जनता आत्मसात करती है। यही उनकी सफलता का राज है और जो हल्द्वानी में हुआ है ये उसका एक उदाहरण है। उत्तराखंड में भी घुस चुके हैं फेरी वाला भाई जी, हाथ में कलावा, नाम गणेश, आधार कार्ड में और कोई नाम, लेकिन वो घूम रहे गांव में, वहाँ से कंप्लीट कॉन्फिडेंशियल चीज़ों को ला रहे हैं। मंथन हो रहा है हल्द्वानी में और उसके बाद फिर आगे क्या होगा सबको पता है। और दो अपने मकान किराए पे उत्तराखंड वालों, पैसे के लालच में तुमने किराए पर दे करके आप अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारे, अपने घर में लव जिहाद कराओगे। तो इस चीज़ को अगर बात समझ में आ रही है तो सावधान होना पड़ेगा। आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और लगभग सारे देश तक इस बात को पहुंचाएं कि पूरा जो देश है ना, जिस तरह से सुख शांति नजर आ रही, सुख शांति नहीं है। यहाँ तो बिल्कुल धीमी जो ज्वालामुखी जल रहा है, एक साथ भड़ाका बजने वाला है। होशियार होने की ज़रूरत है, सावधान होने की ज़रूरत है, सबको इकट्ठा होने की ज़रूरत है। एक प्रशासनिक अधिकारी अगर ईमानदार है, अगर उसको सहयोग नहीं करोगे तो आपका देश आगे नहीं बढ़ सकता। एक नेता अगर ईमानदार है, देश के प्रति समर्पित है, उसका साथ नहीं दोगे तो आपके लिए यह आने वाला समय कठिन बन जाएगा। आप हमारे चैनल ई-गेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।